क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पार्ट 5 में मानव में निषेचन क्रिया को समझाएंगे। पहले इसको अच्छी तरह से समझाएंगे और फिर इसको परीक्षा में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर प्राप्त हों, लिखना भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं फिर लिखना बताते हैं। तो देखिए, निषेचन किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा पूछी जाती है, निषेचन क्या है? तो निषेचन क्या होता है? देखिए, ये फीमेल गैमीट्स है और ये मेल गैमीट्स है। तो जब फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक नई संरचना बनाते हैं जिसे जायगोट कहते हैं, तो इसे ही निषेचन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जब मादा युग्मक नर युग्मक से मिलता है तो एक नई संरचना बनती है जिसे युग्मनज कहा जाता है। यह पूरी क्रिया ही निषेचन क्रिया कहलाती है। या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव जनन है, तो मानव जनन में हम कह सकते हैं जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयित होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक नई संरचना बनती है जिसे जायगोट या युग्मनज कहा जाता है, तो इसी क्रिया को निषेचन कहा जाता है। मतलब जब शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है तो एक नई संरचना का विकास होता है, एक नई संरचना बनती है जिसे जायगोट कहते हैं। यही क्रिया या इसी क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आपको बता दें, जो शुक्राणु होता है ये अगुणित होता है और जो अंडाणु है ये भी अगुणित होता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो जो नई संरचना बनती है वो द्विगुणित होती है। मतलब ये हुआ कि शुक्राणु अगुणित है, अंडाणु अगुणित है, और जो जायगोट होता है, जो युग्मनज होता है, ये द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। तो ये चीज याद रखना। आपको यहीं पर एक क्वेश्चन बता दें जो प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है वाइवा में, कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो देखिए, ये जो अंडवाहिनियां होती हैं, ये क्या है? अंडवाहिनी है, या फैलोपियन नलिका भी इसी को कहा जाता है, या डिंब वाहिनी इसी को कहा जाता है। तो जब यहाँ से अंडा निकलता है और झालर के द्वारा कैच कर लिया जाता है, यहाँ आता है, तो इसी फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन कहाँ होता है पूछा जाए तो निषेचन अंडवाहिनी में होता है या फैलोपियन नलिका में होता है। और निषेचन की जो क्रिया होती है कई चरणों में पूरी होती है। निषेचन की क्रिया कई चरणों में होती है। कौन कौन से चरण हैं? देखिए, आपको बता दें, पहला एक चरण होता है शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना। शुक्राणुओं का अंडे तक पहुंचना एक तो चरण ये हो जाएगा। और फिर दूसरा चरण होता है कि शुक्राणु द्वारा अंडे का संलयन। और फिर अगला चरण होता है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, अंडाणु में प्रवेश। और फिर अंतिम चरण में केंद्रक का संलयन, केंद्रक का संलयन। तो इन 4 चरणों में निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। तो चलिए सभी चरणों को एक एक करके डिटेल से आपको समझाते हैं, इसके बाद लिखना भी बताएंगे। तो देखिए, यहाँ स्त्री जनन तंत्र मैंने बनाया हुआ है और इस स्त्री जनन तंत्र में ये होते हैं अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय है। और अंडाशय में प्रत्येक अंडाशय से बारी बारी से अंडा हर महीने निकलता है। एक महीने में इधर से तो दूसरे महीने में इधर से निकलता है। तो अंडा निकलेगा कहाँ से? तो जो ग्राफियन पुटक होता है, जो ग्राफियन पुटक होता है अंडाशय के अंदर, जो ग्राफियन पुटक होता है, ये ग्राफियन पुटक जब फट जाता है तो इसी से द्वितीयक अंडक बाहर आता है। और जैसे ही ये बाहर आएगा तो ये झालर जो है, झालर के द्वारा, फिम्बरी के द्वारा कैच कर लिया जाएगा। झालर के द्वारा ये कैच कर लिया जाएगा या अंडवाहिनी के अंदर कर लिया जाएगा। अब जब मैथुन क्रिया होती है, जब मैथुन क्रिया होगी तो पुरुष अपने वीर्य को स्त्री की योनि में यहाँ पर डालता है। अब ये जो वीर्य होता है, आपको बता दें कि लगभग में एक बार में 3 से 5 ml वीर्य
लगभग में एक बार में 3 से 5 ml तक निकलता है और इस 3 से 5 ml के सीमेन में लगभग में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु इसमें होते हैं। ये जो 3 से 5 ml वीर्य एक बार में निकला, इस वीर्य में लगभग में 20 से 30 करोड़ तक शुक्राणु पाए जाते हैं। अब आपको बता दें कि ये जो इतने शुक्राणु होते हैं, ये सभी शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये जितने शुक्राणु इसमें हैं, ये सभी शुक्राणु अंडे तक या अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें से कुछ परसेंट, मान कर चलो कि 1% ही, कुछ परसेंट का मतलब मान कर चलिए कि केवल 1% ही शुक्राणु ये दौड़ते हुए अंडवाहिनी पहुंच पाते हैं। अगर इनकी गति की बात की जाए कि ये जो शुक्राणु होते हैं किस गति से चलते हैं, तो आपको बता दें जो शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु 1 मिनट में लगभग 5 मिलीमीटर गति करते हैं। उसी वीर्य में जो द्रव होता है यहाँ पर गर्भाशय के अंदर, तो उसमें 1 मिनट में लगभग 5 मिलीमीटर की इनकी गति होती है। तो इस गति से ये दौड़ते हुए जाते हैं और अंडे की तरफ ही जाते। अब एक प्रश्न आता है कि ये जो शुक्राणु होते हैं ये अंडे की तरफ ही क्यों जाते हैं? जो शुक्राणु हैं ये अंडे की तरफ क्यों जाते हैं? तो आपको बता दें, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु जैसे ये है, यहां पर बना देते हैं, जैसे शुक्राणु है तो शुक्राणु की सतह पर फर्टिलाइजिन और अंडाणु की सतह पर, जो अंडाणु होता है इसकी सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन। तो शुक्राणु और अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और इसी प्रोटीन की प्रतिक्रिया से, ये जो प्रोटीन पाई जाती है शुक्राणु और अंडाणु की सतह पर, इसी प्रोटीन की प्रतिक्रिया से जब मैथुन क्रिया होती है तो ये शुक्राणु बिल्कुल अंडे की तरफ ही भागते हैं। यानी मैथुन क्रिया के बाद में शुक्राणु मादा की योनि में गर्भाशय से होते हुए, ये गर्भाशय है, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में अंडे की तरफ पहुंच जाते हैं। आपको यहीं पर बता दें कि अंडाशय से जब अंडा निकलता है, ये जो अंडाशय होते हैं, इन अंडाशयों से जब अंडा निकलता है तो अंडा जब निकलेगा तो लगभग में 24 घंटे और जहां पर ये शुक्राणु स्खलित हुए हैं, स्खलित होने के बाद लगभग में 48 घंटे तक निषेचन योग्य बने रहते हैं। जब अंडा निकला, वो अंडा निकलने के 24 घंटे बाद तक निषेचन योग्य बना रहता है और जब इधर शुक्राणु निकले तो ये 48 घंटे बाद तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं। तो ये हो जाएगा अंडे तक पहुंचना। अब अंडे तक शुक्राणु पहुंच गए हैं, यहां तक आ गए हैं। ये पूरा मैंने मानव में निषेचन क्रिया का चित्र यहां पर दिखाया गया है कि किस तरह से मानव में निषेचन की क्रिया होती है अंडे तक जब पहुंच जाते हैं। तो शुक्राणु अंडे तक पहुंच गए हैं। अब दूसरा स्टेप है शुक्राणु द्वारा अंडे का संलयन कैसे संलयित होगा। ये शुक्राणु है जैसे, तो ये अपनी मूल अवस्था में, जिस अवस्था में ये होता है, मूल अवस्था में अंडे का निषेचन नहीं कर सकता है। ये अपनी मूल अवस्था में अंडे का निषेचन नहीं कर पाएगा, इतनी इसमें क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये निषेचन योग्य बनता है। निषेचन योग्य, इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ चेंजेज आते हैं शुक्राणु में। तो जो चेंजेज आते हैं उसे क्या कहा जाता है? सामर्थ्य धारिता कहते हैं या कैपेसिटेशन कहा जाता है। सामर्थ्य धारिता या कैपेसिटेशन कहा जाता है, जो चेंजेस आते हैं। और इन परिवर्तनों में वास्तव में होता क्या है कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में ऊपर की ओर यहाँ पर एक्रोसोम पाया जाता है। ये क्या है? एक्रोसोम होता है। कल मैंने जब शुक्राणु की संरचना समझाई थी तो बताया था। तो ये जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इन ये हट गई और कोलेस्ट्रॉल, ये सभी हट जाते हैं। जो चेंजेज आया, मैंने कहा था इसमें चेंजेज होते हैं तभी वो निषेचन कर पाएगा। तो ये एक्रोसोम की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो हट जाती है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हट जाता है। और एक्रोसोम की जो बाहरी सतह होती है, आपको बता दें, जो एक्रोसोम की बाहरी सतह होती है, इसके बाहरी आवरण में जो कैल्शियम प्लस प्लस आयन होते हैं, इनकी पारगम्यता में वृद्धि हो जाती है।
कैल्शियम प्लस प्लस आयन की पारगम्यता में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के अंदर कैल्शियम आयनों का प्रवेश बढ़ जाता है। यहां पर कैल्शियम आयनों की वृद्धि हुई, जिसकी वजह से शुक्राणु के अंदर कैल्शियम आयनों का प्रवेश बढ़ जाता है। तो इतने सारे चेंजेज होते हैं। अब जब इतने सारे चेंजेज होंगे तो शुक्राणु क्या हो जाएगा कि संलयन योग्य हो जाएगा, वो अंडे को संलयित कर सकता है, यानी शुक्राणु की संधारित्रता हो गई, कैपेसिटेशन हो गया है। अब ये जितने भी चेंजेस हो गए हैं, ऐसे शुक्राणु क्या कहलाते हैं, संधारित शुक्राणु कहलाते हैं, संधारित शुक्राणु। अब ये सभी जाकर के कोरोना रेडिएटर से चिपक जाते हैं। देखिए यहां पर ये जो सबसे ऊपरी वाली आप लेयर देख रहे हैं, ये लेयर जो हरे से मैंने बनाया है, हरा नहीं होता लेकिन मैंने बनाया हुआ है देखने के लिए, तो ये जो हरा है ये कोरोना रेडिएटा है। तो इसी से सभी शुक्राणु जाकर के चिपक जाते हैं। जो सभी शुक्राणु चिपक गए हैं, तो चिपकने के बाद क्या होगा कि जब ये चिपकेंगे, तो जैसे यहां हम दिखा देते हैं आपको, जैसे ये अंडे की लेयर है, यहां से जब ये चिपके हुए हैं, तो चिपकने पर ये जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है आगे की तरफ, ये जो एक्रोसोम है इनका यहां पर आगे की तरफ है, एक्रोसोम से हाइलुरोनिडेज ये एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज और न्यूरीमेनिडेज, हाइलुरोनिडेज और न्यूरीमेनिडेज नामक स्पर्म लाइसिन एंजाइम स्रावित होते हैं। जब ये कोरोना रेडिएटा से चिपक जाते हैं, तो चिपकने पर क्या होता है कि इनके एक्रोसोम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन से एंजाइम से, हाइलुरोनिडेज और न्यूरीमेनिडेज नामक स्पर्म लाइसिन एंजाइम मुक्त होते हैं, निकलते हैं, स्रावित होते हैं। और ये जो एंजाइम निकलते हैं, ये जो एंजाइम स्रावित होते हैं, ये कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को विघटित कर देते हैं। ये जो इसकी भित्ति होती है, कोरोना रेडिएटा को भी खत्म कर देते हैं, इसको भी, और जोना पेलुसिडा की जो भित्ति होती है इसको भी विघटित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और जैसे ही खत्म करते हैं तो ये धीरे से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश कैसे प्रवेश करता है। अब छिद्र तो हो गया है, यानी कि विघटित तो हो गई है भित्ति, अब प्रवेश कैसे करेगा। तो जैसे ही पहला शुक्राणु जो सबसे पहले यहां चिपका हुआ था, जैसे ही पहला शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, अंडाणु के संपर्क या अंडाणु के जोना पेलुसिडा कह लीजिए, देखिए यहां पर जोना पेलुसिडा जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये जोना पेलुसिडा है। तो शुक्राणु जैसे ही जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, वैसे ही तुरंत इस स्तर में कुछ बदलाव हो जाते हैं। जैसे ये निकला तो इस स्तर में कुछ चेंजेज आ जाते हैं, कुछ बदलाव हो जाते हैं। क्यों बदलाव होते हैं? ताकि अन्य शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश ना कर पाएं, इसलिए चेंजेज होते हैं, इसलिए बदलाव होते हैं। यानी कि ये कठोर बन जाती है ताकि इसके अंदर अन्य शुक्राणु ना पाएं। इस प्रकार केवल एक ही शुक्राणु एक अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। तो ये हो जाएगा शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। और आपको यहीं पर बता दें कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, तो जो अंडक होता है या जो द्वितीयक अंडक था, इसमें द्वितीयक परिपक्वन विभाजन पूरा हो जाता है। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन पूरा हो जाता है, यानी सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन पूरा हो जाता है। इस तरह से पूरा अंडक ही बन जाता है और संसेचित अंडाणु की सतह पर फॉलिकल कोशिकाएं भी विन्यासित हो जाती हैं। तो इस तरह से शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश हो जाएगा। अब अगली हेडिंग डालेंगे, केंद्रक का संलयन। केंद्रक कैसे मिलेंगे? आपको बता दें कि जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर चुका है, तो अंडाणु और शुक्राणु में जो केंद्रक कला होती है, ये जो केंद्रक था इसके अंदर, अंडे के अंदर, और जो शुक्राणु के अंदर केंद्रक था, तो ये जो केंद्रक, मान लीजिए ये केंद्रक इसका, ये केंद्रक इसका, तो ये जो केंद्रक की कला होती है, ये केंद्रक कला विघटित हो जाती है। केंद्रक कला क्या होती है? विघटित हो जाती है। और इन दोनों के अगुणित गुणसूत्र, अभी ये देखिए मैंने बताया था ये अगुणित होता है, ये भी अगुणित होता है। इन दोनों के अगुणित गुणसूत्र मिलकर द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं।
अगुणित गुणसूत्र मिल जाते हैं और द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं या द्विगुणित कोशिका बनाते हैं। इसी कोशिका को क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है या युग्मनज कहा जाता है या निषेचित अंडाणु भी कहते हैं। निषेचित अंडाणु भी कहा जाता है इसे ही। इस प्रकार से मनुष्य में निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है। चलिए इसको बताते हैं कि परीक्षा में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निषेचन किसे कहते हैं? मानव में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आंसर लिखेंगे जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होता है और जाइगोट या युग्मनज बनता है तो इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी शुक्राणु अंडाणु से संलयित होता है और जाइगोट का निर्माण होता है तो इसे ही निषेचन कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे मानव में निषेचन क्रिया। तो मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका अथवा अंडवाहिनी अथवा डिंब वाहिनी में होता है। फैलोपियन नलिका को अंडवाहिनी भी कहा जाता है, डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। निषेचन की क्रिया कई चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 शुक्राणुओं का अंडक तक पहुंचना। नंबर 2 शुक्राणुओं द्वारा अंडक से संलयन। नंबर 3 शुक्राणुओं का अंडाणु में प्रवेश और चौथा है केंद्रक का संलयन। पहली हेडिंग डालेंगे शुक्राणुओं का अंडे तक पहुंचना। तो अंडाशय में ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक अंडक निकलकर अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में आ जाता है। जब नर व मादा मानव के बीच मैथुन क्रिया होती है तो नर या पुरुष संभोग के अंतिम समय में 3 से 5 ml वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ता है। उस वीर्य में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। इसमें से लगभग 1% शुक्राणु ही अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं। शुक्राणु की सतह पर फर्टिलाइजिन तथा अंडाणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यानी शुक्राणु और अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इनकी आपस में प्रतिक्रिया से शुक्राणु अंडाणु की तरफ आकर्षित होता है। इस प्रकार मैथुन क्रिया के बाद शुक्राणु मादा की योनि और गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी तक पहुंच जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे शुक्राणु द्वारा अंडक से संलयन। तो शुक्राणु अपनी मूल दशा में अंडे का निषेचन नहीं कर सकता है, इसीलिए निषेचन योग्य बनने के लिए उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिसे सामर्थ्य धारिता या संधारिता कहते हैं या कैपेसिटेशन कहा जाता है। इन परिवर्तनों के बाद एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन तथा कोशिका कला हट जाती है। यानी इन परिवर्तनों में होता क्या है वास्तव में? तो ग्लाइकोप्रोटीन बाद नहीं लिखेंगे। इन परिवर्तनों में क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन एक्रोसोम पर से हट जाती है, कोशिका कला प्रोटीन हट जाती है और कैल्शियम प्लस प्लस आयन बढ़ जाते हैं। ये सब सारी क्रियाएं होती, मैंने अभी आपको समझाया भी था। तो इसके बाद सैकड़ों शुक्राणु कोरोना रेडिएटा से चिपक जाते हैं। अब शुक्राणु के एक्रोसोम से हाइलुरोनिडेज और न्यूरिमिनिडेज नामक स्पर्म लाइसिन एंजाइम मुक्त होते हैं। जो एक्रोसोम है वहां से हाइलुरोनिडेज और न्यूरिमिनिडेज नामक एंजाइम मुक्त होते हैं। ये एंजाइम अंडे के कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेलिसुडा को विघटित कर देते हैं और शुक्राणु को अंडे में प्रवेश के लिए मार्ग बनाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। तो जैसे ही पहला शुक्राणु अंडाणु के जोना पेलिसुडा स्तर के संपर्क में आता है वैसे ही इस स्तर में कुछ बदलाव होते हैं जो अन्य शुक्राणुओं का अंडाणु में प्रवेश रोक देते हैं। इस प्रकार एक अंडाणु में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है। फिर अंतिम हेडिंग है केंद्रक का संलयन। तो अंडाणु तथा शुक्राणु में केंद्रक कला विघटित हो जाती है। केंद्रक कला विघटित हो जाती है और इन दोनों के अगुणित गुणसूत्र मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं जिसे जाइगोट या युग्मनज या निषेचित अंडाणु कहा जाता है। इस प्रकार से मनुष्य में निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।